नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी से मुखातिब हुए हैं एक ज्वलंत मुद्दा जो है हमारे तकनीकी संवर्ग के जो विभिन्न कर्मचारी हैं जिस समस्या से ग्रसित हैं, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा इसी मार्च 2023 में एक तानाशाही रवैयापूर्ण ऑर्डर एसओपी भेजा गया था, जिसमें प्रत्येक महीने में जो है तकनीकी सहायकों के स्थानांतरण से संबंधित था, उसमें वो फरमान जारी किया गया था। आप एक बार उसको देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। उस एसओपी को स्क्रीन पर देख लीजिए। आप लोगों ने एसओपी को देख लिया होगा स्क्रीन पर, जिसके प्रत्युत्तर में, जिसके जवाब में जो चिंताएं थी तकनीकी सहायकों की, तकनीकी कैडर की, उसके जवाब में हमारे जीएस आदरणीय श्री जहीर अहमद जी द्वारा एक विस्तृत पत्र लिखा गया मैनेजमेंट को। विस्तृत पत्र जो कि लगभग 17 बिंदुओं को, जो मोटा मोटी एक 17 बिंदु का मेन कंसर्न्स थे, जो कि समस्याएं थी, उनको एड्रेस करते हुए आदरणीय जीएस महोदय द्वारा पत्र लिखा गया मैनेजमेंट को। एक बार आप उसे भी चाहूंगा स्क्रीन पर देख लीजिए। आप सभी ने स्क्रीन पर बीकेएन के संघ के द्वारा जो एसओपी के विरोध में पत्र दिया गया था उसको देखा। अब अप्रैल माह का जो पत्र दिया गया था बीकेएन के संघ के द्वारा, उसके प्रत्युत्तर में अगस्त माह में मैनेजमेंट द्वारा जो 17 बिंदु उठाए गए थे बीकेएन के संघ द्वारा, उन्हीं के प्रत्युत्तर में, या कहें कृषि तौर पे जो है, सारे बिंदुओं को एड्रेस भी नहीं किया गया। एक खाना पूर्ति के तहत एक जवाब दे दिया गया, नहीं, हम इस एसओपी को लेके इंप्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। और आप से निवेदन है एक बार उस मैनेजमेंट के उस पत्र को भी देख लीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो के प्रारंभ में देखा, जो 3 बार आपको भी 3 पत्र दिखे हैं। पहला पत्र था मार्च में जो एसओपी मैनेजमेंट द्वारा दी गई थी, स्क्रीन में आपने देखा होगा। उसके पश्चात जो दूसरा पत्र था एसओपी के विरोध में, जो बीकेएन के संघ के द्वारा अप्रैल में पत्र दिया गया, 17 बिंदु जिसमें कवर किए गए थे। उसके बाद उसके जवाब में मैनेजमेंट के द्वारा जो अगस्त में पत्र दिया गया, सारे बिंदुवार तरीके से उन्होंने कोशिश की, हालांकि एड्रेस नहीं कर पाए समस्याओं को। तो ये 3 पत्र थे जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा तो विषय वस्तु की सामान्य सी समझ आपको बन जाएगी। उसके बाद वीडियो को समझने में सहूलियत होगी। तो आपको पता ही है ये वीडियो एसओपी पर डेडिकेटेड है। इस विषय में एसओपी जो समस्या बन चुकी है, पूरी एक तरह से कह राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, क्योंकि एफसीआई में अगर कैडर की बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण कैडर है टेक्निकल वर्ग, उस पर पूरा ये समस्या आई हुई है। और इन्हीं चिंताओं के वशीभूत होकर के हमने ये सोचा कि जो कहीं कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से एक एक करके जो समस्याएं आ रही कि सर ये इसको कैसे हम एड्रेस करें, क्योंकि एक बहुत ही तानाशाही पूर्ण ये एसओपी है। तो उन्हीं सब चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए और एज ए यूनियन हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या स्टैंड है बीकेएन के संघ का, इसके लिए हम डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप अवगत हो ही चुके हैं इस तथ्य से कि एसओपी की जो समस्या है उसको लेकर के हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनमें ये समस्याएं बहुत घर कर गई है अंदर तक, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी न सिर्फ अपने राज्य से, अपने होम टाउन से बाहर रह रहे हैं, ऐसे में वो कहीं अपना आशियाना बनाए कि चलिए ठीक है, उसके बाद भी महीने दर महीने, हर महीने उनको भी बदलना पड़े। एक तो ये समस्या हो गई कर्मचारियों की तरफ से। दूसरी समस्या ये है कि आप जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष कह लें, टेक्निकल कैडर कह लें, को आप टारगेट कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आप ये सब कह रहे हो। तो एक ये भी होता है कि जिस विभाग के लिए हम अपने आप को अभिन्न अंग समझते हैं, तो डाउटफुल तरीके से हमें देखा जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, आपने अपने पत्र में लिखा भी था, विस्तृत पत्र था, सबने देखा है, सबने पढ़ा है, 17 बिंदुओं वाला।
और मैं तो आप सभी को कहना चाहूंगा, ये धन्यवाद अपने जीएस साहब को देना चाहूंगा कि जहां एक दूसरी यूनियंस भी हैं, वो कहती हैं कि कोई भी मुद्दा होगा हम आगे आएंगे, एक छलावा जो रहता है, लेकिन अब मार्च में आई थी ये एसओपी, आज तक अच्छे से एक पत्र नहीं लिखा गया, एक पत्र नहीं लिखा गया। और अगर पत्र लिखा गया तो बीकेएन के संघ के आदरणीय जो जीएस साहब है हमारे, उनके पेन से निकली वो लेटर, और 17 बिंदुओं कवर किया आपने। खास बात ये थी टाइमिंग, मार्च में आ रहा है, 17 अप्रैल को आपने पत्र दे दिया और मैनेजमेंट को बाध्य होना पड़ा बिंदुवार तरीके से उस पर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। हालांकि मुझे पता है कि आप सहमत नहीं है और हमारे कर्मचारियों के बीच आप गए भी थे कि इस पे आप सुझाव दें अपना। तो सर मैं चाहूंगा कि हमारे संरक्षक के रूप में हमारे अधिकारों के संरक्षण करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, तो इस पर बीकेएन के संघ का क्या स्टैंड है और इस एसओपी को बीकेएन के संघ किस तरह से लेती है, कृपया इस पर विस्तृत प्रकाश डालिए सर, जिससे हमारे कर्मचारी भाइयों को एक राहत मिल सके और एक आशा की किरण जग सके सर। धन्यवाद आशीष जी। सर आपने आज बहुत ही ज्वलंत समस्या को इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने की जो कोशिश की है उसके लिए पूरी यूनियन आपकी आभारी है। और मैं आप लोगों की इस प्रयास के लिए बड़ा खुद जो है सहृदय आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो ये ट्रेड यूनियन पल्स नाम से चैनल को शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं लोगों को, कर्मचारियों को बहुत जागरूक करने में अब सफल होगा। और अगर हम ये सफलता इसमें हमें मिलती है तो सही मायनों में हमारा जो मकसद है यूनियन चलाने का, उसे हम पूरा कर सकेंगे। हम यहाँ पर शिक्षित, संगठित और संघर्ष की जो परिकल्पना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम वहाँ देखते हैं तो ये आमतौर पे, मैं बार बार ये बात हर जगह पे कहता हूँ कि शिक्षित होना नॉर्मली कहीं से सर्टिफिकेट ले लेना नहीं है कि हम किस लेवल की क्वालिफिकेशन हम लेकर के आए। शिक्षित होना असल में वो है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, असल मायनों में वही शिक्षित है, भले ही वह लेबर ही क्यों ना हो। और मैं अगर पीछे जाकर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जो हमारे यहाँ लेबर्स थे, अगर हम कर्मचारियों को ना देखें, हम सिर्फ लेबर्स को देखें, तो लेबर्स अपने अधिकारों के लिए हमेशा सजग रहता था और इसी वजह से वो बड़ा मजबूत थे और रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे इस डिपार्टमेंट में। बस उनकी कुछ कमियां थी कि वक्त के साथ उनके जो उनमें बदलाव होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। बहुत रिजिडनेस थी कई जगह पर, जहां पर उन लोगों ने जो है कोशिश नहीं की अपनी चीजों को सुधारने की, और वक्त बदलता गया और उसके साथ ही उनको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया। ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर ज्यादा हमें नहीं जाना है। हमारा आज जो विषय है कि हम किस विषय के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए, तो जो आपने आज समस्या को जो है ला करके सामने रखने की कोशिश की है, जैसे कि आपने बताया कि ये जो पॉलिसी है, ये जो रोटेशन पॉलिसी एसओपी के माध्यम से जो टेक्निकल कैडर क्यूसी, जो टेक्निकल कैडर के जो टीएज हैं, जो मैनेजर क्यूसीज हैं, उनको उनके ऊपर लागू करने के लिए ये मार्च 2023 में जारी की गई। जब ये मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों के सामने आई, तो इसको जब आप एसओपी को देखा होगा आपने, कुछ पॉइंट्स के साथ इन्होंने एसओपी को जारी कर दिया। अब आप एसओपी को जारी करने के पीछे जब मकसद पूछने जाएंगे तो मैनेजमेंट सिर्फ एक बात कहेगा कि हमें इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम खाद्यान्न से जो है डील कर रहे हैं, खाद्यान्न में डील करते हैं, तो वहां पारदर्शिता और वहां जो है एक गुणवत्ता को बनाए रखने की जो हमारी कोशिश, उस वजह से ये एसओपी को लाया गया ताकि भ्रष्टाचार भी ना फैलने पाए। मैं उनके जो है मैनेजमेंट के जो इस जो उनका स्टैंड है इस पॉलिसी को लेकर के, इस एसओपी को लेकर के, उस पर मैं शुरू से ही उन पर सहमति मैंने नहीं कभी दी। मेरा अपना मानना था, हमेशा से मानना है, और मैं मैनेजमेंट के सामने जब भी मेरी बात होती है, जब भी मेरी जिस भी अधिकारी से बात हुई है, वो सीएमडी साहब हो, वो ईडी साहब हो, उनके सामने मैंने अपनी बात यही इसी तरह से रखी है कि जो आप जिस चीज को लेकर के आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हो, वो असल में एफसीआई की आत्मा को खत्म कर देगा जी। आप समझिए कि आप किस चीज से डील करने जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक ऐसी एसओपी को लाने के लिए आपने जो है कोशिश की है, जिसके ऊपर मुझे बड़ा जो है अचंभा होता है कि जब मैंने जो है इनके
पहले तो एसओपी आई। एसओपी, मुझे लगा था कि एसओपी के ऊपर बहुत वर्क हुआ होगा, उसके बाद ही एसओपी आई होगी। लेकिन जब हमने वो 17 पॉइंट्स के साथ लेटर मैनेजमेंट को दिया, अब उस लेटर के ऊपर विस्तृत हम यहाँ पे बात अगर करने लगेंगे तो बात समझिए बड़ी लंबी बात चली जाएगी। बहुत संक्षेप में इस बात को मैं कहना चाहूंगा, 17 पॉइंट में भी ये बात कहने वाली नहीं थी। मेरे हिसाब से सिर्फ एक लाइन में ये बात थी कि आपने जो पॉलिसी लागू की है वो पूरी तरह से गलत है और एम्प्लॉय को हैरेस करने के लिए, बस एक लाइन में ये था। लेकिन जो पॉइंट्स हमने रखे वो पॉइंट्स सिर्फ इस वजह से रखे कि मैनेजमेंट उस बात को सामने लेकर के आए जिस वजह से उसने इस पॉलिसी को ला करके हमारे सामने रखा है। और जब मैंने उनके जवाब को देखा जो इन्होंने आईआरएस के माध्यम से हमें 1 अगस्त को ये जवाब मिला जो 17 पॉइंट्स के ऊपर, उस जवाब में जब आप गहराई में उतरते हैं, गहराई में उतरने के साथ आप देखते हैं कि पॉइंट वाइज जो रिप्लाई है उनके, वो रिप्लाई ऐसे हैं कि जो अपने आप दिखाता है कि बड़ी जल्दबाजी में इस पॉलिसी को लागू कर दिया। आप समझिए, मार्च में इसको लाया गया, इसको कहा गया कि अक्टूबर 2023 से इसे लागू किया जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा जब ये आई थी उस टाइम पर, अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। ठीक है, हमें लगा कि आप इतने दिन में वर्क करोगे, इसको देखोगे कि कहां पे कमियां हैं, उसको ठीक कर लोगे। आप जो है ऑटोमेटेड एक सिस्टम बनाने जा रहे हो जिसमें आप जो है बिल्कुल समझिए न्यायप्रिय वो जो है आपका सॉफ्टवेयर होगा और वो बिल्कुल न्याय करते हुए जो है लोगों की पोस्टिंग करेगा, ऐसा कुछ आप लेके आओगे। और उसी के साथ हरियाणा जैसा रीजन, वहां के जो तत्कालीन जो महाप्रबंधक महोदय ने क्या किया कि उस जो है पॉलिसी को बिना ऑटोमेटेड सिस्टम में आए उसको कहा कि एसओपी हम अभी से ही लागू कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या है ये, एक ऐसी एसओपी जिसके ऊपर अभी क्या कितनी किस लेवल की जो है आरएनडी हुई है, किस लेवल का जो है एक जो है उसके ऊपर स्टडी हुआ है, ये हमें पता ही नहीं है जी। उसके बावजूद हमारी मैनेजमेंट की जो लोकल फंक्शनरीज हैं वो इसको अडॉप्ट करने के लिए इतना आतुर थी, इतना उत्सुक थी कि उन्होंने बिना किसी चीज को जांचे परखे उसको अपने यहां इंप्लीमेंट करने का ऐलान कर दिया। ये नहीं देखा उस चीज में कि इसका प्रभाव किस चीज पर पड़ना है। हम अगर एक तरफ ये कहें कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ आप किस भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए अगर आपको लगता है। मैं कहता हूं अगर भ्रष्टाचार, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस पटल से फिर कह रहा हूं, भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो आप उसको टारगेट करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर कदम में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस बात को कौन जो है आश्वस्त करेगा कि इस आपकी मुहिम में कर्मचारियों का हैरेसमेंट नहीं होगा, जो ये हैरेसमेंट होने की जो संभावनाएं हैं इसको कौन चेक करेगा। 17 पॉइंट्स के साथ हमने यही किया। उन 17 पॉइंट्स के साथ हमने सिर्फ उन चीजों को जो है ला करके मैनेजमेंट के सामने रखने की कोशिश की जहां पर हम देखना चाहते थे कि मैनेजमेंट ने असल में किस चीज को एक वो माध्यम बनाया है, उनके दिमाग में क्या इस बात के लिए कहीं पर गुंजाइश है कि वो एम्प्लॉय के साइड से देख रहा है किसी चीज को। आप देखिए, आप एक जो है एक सरकारी उपक्रम में काम कर रहे हैं, यहाँ की मैनेजमेंट जो आई है उसे दोनों चीजें देखनी है, उसे डिपार्टमेंट का हित भी देखना है तो उसे कर्मचारियों का भी हित देखना चाहिए। आप सिर्फ एक जो है एम्प्लॉय को एक जो है आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट नहीं समझ सकते हैं कि हमने एक कमांड दबाया और वो कल को जो है वहां जाके खड़ा होकर काम करने लगे। आप उसको एज ए अपनी तरह से समझिए ना, अपनी तरह से एक ह्यूमन बॉडी समझिए कि वो कैसे सोचता होगा, कैसे खाता पीता होगा, कैसे वो अपने परिवार के साथ रहता होगा। इस पॉलिसी में किसी भी पॉइंट पर मैनेजमेंट ने वो जवाब दिया ही नहीं जो हमें जो है इस बात के लिए हमको मतलब एक तरह से ये आश्वस्त कर देता कि ये एसओपी जो है निगम के हित में होगी। ये निगम के हित में है ही नहीं, आप समझिएगा। आप जब आप उनसे मांग रहे हैं इस बात का, हम उनसे ये कहते हैं कि आप इस जो है पॉलिसी को लागू करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि मैनेजर क्यूसी हमारे जो हैं वो एमआईआर जो है हर महीने उनका जो है कंप्लीट करना होता है। उस पर वो जवाब देते हैं कि इसको तो हम स्टैक वाइज करते हैं और इस पे जो पीछे से आता जाएगा वो करता जाएगा। आप इसमें सोचिए, टाइम लैगिंग का देखिए। आज के वक्त में जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा हो, चाहे वो कैटेगरी 3 हो चाहे 2 हो, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों फिजिकली वहां अवेलेबल होते हैं, अपना काम करते हैं और फिर घर जाकर के रिकॉर्ड बनाते हैं। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। अगर आप उनको जो ये कहोगे कि आपके जाने मतलब आप एक स्टैक को जो है आप जो है एमआईआर के उसमें आप स्टैक को ले रहे हो, आप जैसे ही आपका ट्रांसफर यहां से हो जाता है तो अब आपकी जगह दूसरा आके करेगा। रिकॉर्ड बना है कि नहीं बना है, पूरा हो पाया नहीं हो पाया, ये कौन ये इंश्योर करेगा इस बात को? इसको कैसे आप चेक करोगे? उसके बाद अब आगे जाकर के देखो किन किन पॉइंट्स पे इन्होंने क्या क्या किया है।
आपके पास, आपसे हमने कहा कि हमारे यहाँ, पीछे हमने एक डिमांड की थी कि हमारे यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज हैं, उन फीमेल एम्प्लॉयज में संख्या बहुत ज्यादा है, टेक्निकल में बहुत सारी महिलाएं ऐसा कहती हैं कि उनको नहीं पता था कि जॉब प्रोफाइल कैसी है एफसीआई की है, उन्होंने जब एफसीआई में वो एंटर नहीं की थी, उनको नहीं पता था। आज आने के बाद देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, तो वो अपने कैडर को चेंज करना चाहती है, उनकी बहुत सारी समस्याएं उसको देखते हुए हमने डिमांड की कि भाई वन टाइम इनको जो है एक उनको जो है रिलीफ दे दिया जाए, उनका जो है चेंज कर दिया। तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया, इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास महिलाएं हैं टेक्निकल कैडर में, उन्होंने कहा कि 30 से 40% महिलाओं का योगदान है इस एफसीआई के अंदर, इतनी बड़ी संख्या में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम आपको ये बात मान गए कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा अगर आप जो है इसके ऊपर जाते हो। अब आप बताओ, वो 30 से 40% महिलाओं का अगर हम एग्जिस्टेंस मानते हैं इस एफसीआई के अंदर, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? उनको आप सुरक्षित कैसे रखोगे? आप हर महीने में आप उनको दौड़ा रहे हो इधर से उधर, उनके परिवार से दूर कर रहे हो, तो कैसे वो महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी? कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? आप बात करते हो एक तरफ, अभी कोविड में हमारे जो है 80 से 85 भाई हमारे यहां से जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई, उनको तो नौकरी नहीं दी उनके परिवार वालों को। उसके साथ साथ इस यहाँ के एम्प्लॉयज ने जी जान लगा करके अपनी जो है मेहनत की, उस जो है कोविड के पीरियड में एफसीआई की जो उद्देश्य था उसको पूरा करने में अपनी जान को जोखिम में डाला। उसके बदले हमने जो है जब ये सेवाएं हमने पूरी कर दी, और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिमांड की कि जैसे सीडब्ल्यूसी के एम्प्लॉयज को एक इंक्रीमेंट दिया गया है, वैसे ही हमारे यहाँ इंक्रीमेंट हमारे एम्प्लॉयज को आप दे दो। इन्होंने क्या कहा? इनकी तरफ से जवाब आया कि हम सब्सिडरी बेस्ड काम कर रहे हैं, हम सब्सिडी के जो है ऊपर निर्भर हैं, और हम 1 रुपए भी जो है अलग से कहीं से नहीं ला सकते। ठीक है, इन्होंने ये जवाब देकर के उसको मना कर दिया कि हम जो है आपको ये इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। अब आप समझिए, जब आप एक तरफ कोविड-19 की सेवाओं को बिल्कुल आपने दरकिनार कर दिया, आपने उस सेवा के ऊपर अभी हम बात करने जाएं तो आपने उसमें से वो एम्प्लॉयज उठा लिए जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार को जोखिम में डाल के काम किया था, और उनको आज 22/2 में नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, वो सेवाओं को बिल्कुल जो है गायब कर दिया गया। अब आप इसी चीज को ध्यान में रखिए कि उन्होंने कोविड-19 में जो हमारी डिमांड थी कोविड-19 की सेवाओं के बदले, उस डिमांड को किस वजह से मना किया कि इसमें एक्स्ट्रा खर्चा हम नहीं कर सकते, फाइनेंशियल बर्डन। हमने इस पॉलिसी के ऊपर इनको ये बताया, ये सवाल इनसे पूछा कि क्या आपने ये बात देखी है कि आपने जो है जब इतने लंबे जो है उसमें आप संख्या में आप ट्रांसफर पोस्टिंग करोगे तो इनके ऊपर जो खर्चा आएगा, ये जो बर्डन है, ये कहां से पूरा होगा? तो उनका जवाब आता है कि इस एस्पेक्ट को जो है ऑलरेडी कंपिटेंट अथॉरिटी ने देखा है, उसके बाद इसको अप्रूवल दिया। मतलब आप समझो, एक ऐसी पॉलिसी जिसके ऊपर हमें पता ही नहीं है कि जिस मकसद से वो बना रहे हैं वो पूरी होगी कि नहीं होगी, उसमें जो है अगर उसके इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे फाइनेंशियली बर्डन भी है, हमारे ऊपर जो है मानसिक बर्डन भी है, हमारे शारीरिक बर्डन भी है, उन सब को दरकिनार कर दिया गया। अब आप सोचो, एक तरफ कोविड-19 का आप इंक्रीमेंट देने से मना करते हो ये कह करके कि हम सब्सिडी बेस्ड हैं, एक तरफ आप ये कहते हो कि इस पॉलिसी को हम लागू कर रहे हैं, हम सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आप यहां पर एफसीआई का पैसा खर्च करने में आपको कोई जो है गुरेज नहीं होता। एफसीआई का पैसा पानी की तरह बहा सकते हो, लेकिन वही पैसा जब एम्प्लॉय के हित में मांगा जाता है तो आप नहीं देते। आप देखिए, कोर्ट केसेस में दसियों लाख रुपए जो है ऐसे से फर्जी केसों के ऊपर खर्च करती है मैनेजमेंट, और अभी तक न बंचिंग की प्रॉब्लम को दूर किया गया है, एनुअल इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम बना दी गई इस डिपार्टमेंट के अंदर, ओटीए का पेमेंट जो है लोगों को नहीं किया जा रहा है, बेवजह परेशान किया जा रहा है, टीए बिल है इनके जो है टाइमली जो है उनको नहीं मिलते, उसमें भी नए नए जो है नियम बनाए जा रहे हैं कि जिस दिन से खरीद शुरू होगी उस दिन से हम आपको देना शुरू करेंगे, तमाम तरह की चीजें। आप जाकर के देखिए टीए बिल के लिए हरियाणा में देखिए, क्या कोई नियम है वहां पर? बिना नियम के वहां पेमेंट कर रहे हैं। यूपी में जो प्रॉब्लम आती है, हम क्या इस चीज को फेस नहीं कर रहे? तो ये प्रॉब्लम्स कौन इसको जो है चेक करेगा? उन प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई बात नहीं करनी है। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ वो एक एजेंडा है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर लगातार इस कोशिश में जो है कुछ लोग लगे हुए हैं कि इस डिपार्टमेंट के काम को कम किया जा सके। कम कब होगा? जब एम्प्लॉय हैरेस होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, वो परेशान होगा, वो परिवार में उसको जो है, अब आप सोचो एक आदमी को आप महीने में 4 बार दौड़ा दो इधर से उधर, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कहां पर खड़ी होगी? वो कैसे एफसीआई का काम करके जो है आपको प्रोवाइड कर पाएगा?
आईसीसीएस की हमने प्रॉब्लम को उठाया कि आईसीसीएस में आप जो है एक आदमी को लगाते हो, वो आईसीसीएस में जाकर के उसकी ड्यूटी होती है, अब आप जो है उसके फिर वो 3 महीने के लिए बनती है, एक कमेटी 3 महीने के लिए बनती है। अब आप सोचिए कि हर क्या 15 दिन पे आप आईसीसीएस कमेटी जो है चेंज करोगे, तो जवाब क्या आता है उसके ऊपर? आईसीसीएस हम रिकमेंड करेंगे जो है सारे डिविजनल जो है ऑफिसर्स को कि आईसीसीएस में नाम से पोस्टिंग ना की जाए, मैनेजर क्यूसी के नाम से पोस्टिंग की जाए। अब सोचो क्या है ये। अब आप सोचो एक मैनेजर क्यूसी को आपने लगाया है, आज की डेट में उसका टाइम पूरा हो रहा है, और आज जो है उसके टाइम पूरा होने के टाइम पे एक रैक लग जाती है, उसकी रैक की आईसीसीएस की जो कमेटी बनेगी उसमें कौन जाएगा? आशीष जी, जो आपने ये सवाल किया बहुत बेहतर सवाल है, और इस जगह पर ये सवाल करना बड़ा जायज सवाल है, अगर देखा जाए तो, कि अगर इसमें क्यों सिर्फ दो ही जो है कैटेगरी को और एक ही कैडर को क्यों जो है इसमें पकड़ा गया है? मैं फिर यही, क्योंकि सवाल यही मेरे भी मन में स्टार्टिंग से कि अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार खत्म करना होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जहां से पावर्स होती हैं। आप किसके पास पावर है? पब्लिक डीलिंग हम करते नहीं, हमारे पास कोई अथॉरिटी है नहीं। अगर हम डायरेक्टली देखें तो अथॉरिटी सारी शुरू होती है एजीएम्स एंड अबव से। तो अगर आपको ये प्रयोग करना ही है, तो प्रयोग आप करिए एरिया मैनेजर्स के ऊपर करिए, आप प्रयोग करिए डीजीएम क्यूसीज के ऊपर करिए, डीजीएम्स के ऊपर करिए, आप जीएम रीजन की पोस्टिंग को हर 3 महीने पे चेंज करिए, या अगर बहुत अच्छा कर 15-15 दिन पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं उसमें, क्योंकि हम फिर आपकी मंशा को समझ जाएंगे कि हाँ, असल मायनों में आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि है, जो कि हमारे हिसाब से उसको आप जनरलाइज कर रहे हो। आप किसी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह की प्रॉब्लम को आप पूरे इंडिया में इसको एक जनरलाइज वे में ले जाकर के, जो एक्टिविटी आपकी तरफ से आ रही है, हो रही है, जो मैनेजमेंट के एक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी ये दिखा रहे हैं, ये अपने आप में स्टेब्लिश्ड हैं कि ये एम्प्लॉय के अगेंस्ट काम चल रहा है जी। उसकी बहुत बड़ी वजह है, मैं पीछे के एक वीडियो में एक बात शायद मैंने कही थी कि जो भी यहां पर हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से वो एक एजेंडे से जुड़ी हुई। मैं उस एजेंडे को फिर नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर हो जाता है। अगर मैं उस एजेंडे से जोड़ता हूं तो बहुत आसान हो जाता है इस बात को समझना कि यहां पर वो क्यों लाया गया है। मुझे सवाल अपनी, अगर क्योंकि अब वो एजेंडे पे हम नहीं जा रहे हैं, तो बात तो हमें मैनेजमेंट से ही करनी होगी। जब बात मैनेजमेंट से करनी होगी, तो हमें अपने यूनियन के माध्यम से जो उनसे सवाल पूछने थे हमने किए, और सवाल में हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑफिसेज हैं, उनके जो आप राजस्थान जाके देखिए, उनके जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, वो कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, आप दूसरी जगह जाके देखिए, आप पंजाब से कंपेयर हर जगह को नहीं कर सकते। आपको तो यही आपने एक्सरसाइज नहीं किया है कि इस प्रॉब्लम को की कितनी जो है ग्रेविटी होगी, ये किस लेवल पर एम्प्लॉयज की अगेंस्ट में जाकर खड़ा होगा, जब उसको 100-100 किलोमीटर के जो है ट्रांसफर झेलने पड़ेंगे इस 3 महीने 4 महीने के पीरियड में। आप इस बात को समझो। और जब आप, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यहां पर यह है, जो आश्चर्य करता है, अंदर से जो आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं इस बात को देख करके, जब उनके जवाब को देखता हूं, मैनेजमेंट की तरफ से जो जवाब आया, जहां जहां पर भी एम्प्लॉय के ट्रांसफर के ऊपर बात हुई कि इनके ट्रांसफर से ये दिक्कतें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी हमारे बीच में है, उसमें ये क्लॉज दिया हुआ है कि कोई भी जो कैटेगरी 3 एम्प्लॉय है, उसको आप 5 साल, जो उसका टेन्योर है 5 साल का है, एक सीट पर वो मैक्सिमम रह सकता है। ठीक है, आप एक तरफ ये बनाते हो, दूसरी तरफ आप जाकर के इस क्यूसी की एक एसओपी लेकर के आते हो, और उसमें ये कहते हो कि उसको 15-15 दिन पर जो है शिफ्ट किया जाएगा। अब बात आ गई कि अगर डिपार्टमेंट एक है, यानी पॉलिसी जब बनने होती है, तो कहीं ना कहीं वो उसको आपसी सहमति अनुभागों की होनी चाहिए। हम बात जब क्यूसी के अपने नियमों की लेते हैं कि उनपे एनालिसिस करने में क्या जो है, कौन कौन से मानक लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, क्या रिफ्रैक्शन में क्या छूट आई है, जब बात स्पेसिफिक क्यूसी की होगी, तो फिर क्यूसी का जो अनुभाग है वो सक्षम है कि उसके पास जो नियम है, वो नियम पे उनको काम करना है। लेकिन यही बात जब उसके ट्रांसफर और पोस्टिंग से जो है जुड़ जाती है, जब यही बात उसके अधिकारों से जुड़ने लगती है, तो जिस अनुभाग से संबंधित वो मामला है, उस अनुभाग से तो कम से कम आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए। इस पॉलिसी को बनाते वक्त या तो आपने बात नहीं की, इस पॉलिसी को बनाने में इतनी जल्दबाजी की गई कि ईपी सेक्शन से, या जो भी ट्रांसफर पॉलिसी को जो भी वहां पर डील करते हैं हेडक्वार्टर्स में, उनसे कोई बात नहीं की गई। और वो इससे पता चलता है
कि जो भी मामले हमने उठाए ट्रांसफर पोस्टिंग से के रिगार्डिंग, जो स्पेसिफिक पॉइंट था, उस पर उन्होंने ये बात कह दी कि इसको जो है इसका जवाब पर्सनल सेक्शन देगा, इसका जवाब पर्सनल सेक्शन देगा। कईयों जगह पर इनका जवाब पर्सनल सेक्शन। तो ये दिखाता है कि आपकी जो एसओपी लाने के पीछे जो एक कारण था, वो कारण कहीं से भी जो है वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। ये जल्दबाजी में लाई हुई चीज है और इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ है। और जब कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ है, और ये एक तरह से जो है, अगर अगर देखिए हमारा काम क्या है, हमारा अपना मकसद क्या है, हमारा अपना मकसद यही है कि हम एम्प्लॉय के फेवर को देखते हुए निगम को आगे लेके जाएं। यही तो हमारा मकसद है ना। हमारा जो है जो हमारी जो आधार बना हुआ है यूनियन का, वो यही है ना। हम जिस निगम में काम कर रहे हैं उसका अहित नहीं हम कर सकते, और जो उस निगम में हित, उसके हित में जो लोग लगे हुए हैं, जो काम करने वाले हाथ हैं, उनका भी हित हम नहीं होने देंगे। यही तो हमारा उद्देश्य है। और अगर इस दोनों को हमें चलाना है आगे, तो फिर अब आपका वो सवाल कि हमारा अगला कदम क्या होगा, इसके ऊपर हमें आना पड़ेगा। जब हमने देखा कि 17 तारीख को हमने जब लेटर दिया, उसका जवाब जो मैनेजमेंट के साइड से आया, वो मैनेजमेंट का जवाब बहुत ही, मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से जल्दबाजी में बनाई हुई चीज को जब कोई जवाब देता है, जब उसके पास कोई आधार नहीं बनता है जवाब देने का, तो वो ऐसे ही जवाब देता है। वैसा ही जवाब हमारे पास आया। आपने अपने जो है, जो आपको इस चैनल को देखने वाले लोग हैं, उनको शायद आपने जो है वो जो है जवाब उनका दिखाया हुआ है। इसके ऊपर 25 अक्टूबर को हमने उसका प्रोटेस्ट लेटर दिया हुआ है जी। प्रोटेस्ट लेटर दिया हुआ है हमने, और हमने ये मैनेजमेंट को ये फिर कोशिश की है। देखिए हमारा मकसद जो है एजुटेशन के माध्यम से सिर्फ जो है यहाँ पर एक तरह से अनरेस्ट फैला देना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद, जब निगम का भी हित है, कर्मचारियों का भी हित है, तो हर संभव प्रयास हम करेंगे कि मैनेजमेंट हमारे जो हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको समझे, उन इश्यूज को दूर करने के लिए वो अपने प्रयास करे। ठीक है, तो ये जो प्रयास है, ये लास्ट प्रयास तक हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट के सामने कर दिया, और हमें अपने जो हमारे सीएमडी साहब हैं उनसे, उनके ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि इस मामले में मैंने बहुत करीब से उनको देखा है कि वो चीजों को जो है बहुत जो है, जब उनके सामने कोई पक्ष जाता है तो उसके ऊपर पूरा जो है हर तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही वो फैसला करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो ये पॉलिसी लागू की गई है, ये जो एसओपी बनाई गई है, इनको वो पक्ष सीएमडी साहब को नहीं दिखाया गया। और जब हमने ये बात उनके सामने रखी है, तो हमें विश्वास है कि वो कर्मचारियों का पक्ष समझेंगे, और वो समझते हुए इसके ऊपर आने वाले कुछ दिन, क्योंकि हमारा जो है केएमएस अब शुरू हो गया, अब हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते जी। लेकिन अगर इसके ऊपर भी कोई मैनेजमेंट की तरफ से एक सोल्यूशन नहीं आता, एक राहत अगर नहीं आती है, तो फिर हमें, हमारे पास हमारा आखिरी हथियार, जो सबको पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, हमारे एम्प्लॉयज को भी पता है कि हमें एजुटेशन की कॉल करनी पड़ेगी। वो हमारा आखिरी है, और हम उसके ऊपर कभी जाना नहीं चाहते हैं। हमारी कभी मर्जी नहीं रही है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि यहां अनरेस्ट हो, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो आदमी कहां पे जाएगा खड़ा। हमें सोल्यूशन तो चाहिए ही ना। तो इसके ऊपर हम आश्वस्त करते हैं अपने कर्मचारियों को कि बीकेएन के संग जो शुरू से ही इस मामले को बड़ी संजीदा तरीके से जो है इसको हमने ले रखा है। हमने बहुत भरसक प्रयास किए कि ये पॉलिसी में जो दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों के सामने समस्याएं आएंगी, उनको दूर किया जाए। मैनेजमेंट की तरफ से रिस्पांस जो आया, वो रिस्पांस भी बहुत जो है बड़ा अजीब सा था, तो उसके ऊपर भी हमने अभी 25 अक्टूबर को अपनी तरफ से एक प्रोटेस्ट लेटर ऑलरेडी दे दिया है, और हम वेट कर रहे हैं इस बात का कि मैनेजमेंट के साइड से कोई सोल्यूशन आ जाए विद इन 7 to 8 डेज। अगर नहीं आता है तो हमें अगला कदम, जो हमारा आखिरी कदम है, उसकी तरफ जाने में हम बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, हम उसे आगे लेकर के जाएंगे। और अपने कर्मचारियों को हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहेंगे कि देखिए ये यूनियन की जो लड़ाई होती है, ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं लड़ी जाती है। यूनियन का मतलब ही है संगठित होना। ठीक है, यहां आपका एक चेहरा जरूर हो सकता है कि आपने एक आदमी को लीडर के तौर पर आगे किया हुआ है कि वो अपनी बात को सही तरीके से आगे पहुंचा रहा है, और उसके सिग्नेचर में, उसकी बातों में वो सारे लोग शामिल होते हैं, हर एक चीज में वो सारे लोग शामिल होते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये हम सब की है, ये ना टीए की लड़ाई है, ना ये डिपो की लड़ाई है, ये लड़ाई हर उस कर्मचारी की है जो इस एफसीआई में काम कर रहा है। और अगर हम बंटवारा करके लड़ाई करेंगे कि हमारे ये टीए की प्रॉब्लम है, मैं इसको क्यों जो है देखूं, ये 22-2 की लड़ाई है, मैं इसको क्यों देखूं, ये बेचारे हमारे टीए भाई जो कि स्टेगनेट है, उनकी लड़ाई है, मैं इसको क्यों देखूं, ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई लड़ाई होगी, एम्प्लॉय के ऊपर है, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, तो हर कर्मचारी को उसमें बराबर का योगदान देना चाहिए,
तभी वो जो हमारी परिकल्पना है इस बात की कि हम एक आदर्श परिस्थिति बना पाए इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस निगम के अंदर, तभी हम सफल होंगे उस बात को लेकर। तो मैं अपने जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो है लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, ऐसी जागरूकता आप लोग जो है बरकरार रखिए, इसको आगे भी जो है लोगों तक पहुंचाइए। और हर कर्मचारी को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन तक एक चैनल नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम आपकी ही है। और जिसके जो भी कर्मचारी इस एफसीआई में काम कर रहा है, उसे चाहिए कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। उसके लिए उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो समय पर आपके पास जो हमारे जो अपडेट्स हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, जिन चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप तक समय पर पहुंचती रहेंगी। हमारे जो है हर जो भी चीजों का एक हमारा जो एक संघर्ष है, वो हम एक दूसरे के साथ मिल करके अगर आगे बढ़ेंगे तभी हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, आप सभी ने देखा कि जो एक सीधा सा सवाल था कि व्हाट इफ अगर मैनेजमेंट नहीं मानती, तो उस पर सर का क्या रुख रहा है, बीकेएन के संघ का क्या स्टैंड रहा है, आप देख लिए हैं कि ये मान के चलिए कि किसी भी कीमत पर आपकी यूनियन आपके साथ है, आपको 15-15 दिन पर बेघर होने नहीं देगी, बशर्ते कि आप कर्मचारी के तौर पे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और यूनियन का साथ दें, जिससे कि कोई भी मुहिम हो उसको वो जो साझा एक लड़ाई की जो कॉन्सेप्ट है, जो सर ने कहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग एज ए यूनियन सफल हो सके और अपना जो भविष्य है निगम में उसको संवार सके, उसको सजा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो से संबंधित, एसओपी से संबंधित जो कोई भी आपके कमेंट्स हो, जो कोई भी आपके जो किसी भी तरह के आपके सुझाव हो, और हमेशा की तरह चाहे वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक हो, दोनों सुझावों का स्वागत है। अगर सकारात्मक होंगे और एक कोई उसमें विचार होंगे, सुझाव होंगे, तो हम उनको लेते हुए यूनियन के तौर पे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। नकारात्मक होंगे तो एक बार हम अपना रिव्यू करेंगे कि क्या वाकई ये है, और अगर नहीं होगा तो हम अपना स्पष्टीकरण देंगे अगले वीडियो में। आपके सारे कमेंट्स को पढ़ा जाता है साथियों, इसलिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद साथियों।